जो लोग हैं वो बजाय इसके कि वो आसान फील करें, उनके मसाइल हल हों, वो भी तंग आकर कहते हैं कि भाई इससे बेहतर तो है फौज आ जाए। हर गुजरते दिन के साथ हमें ये एहसास हो रहा है कि हम बहैसियत एक जमहूरी मुआशरे के नाकाम होते जा रहे हैं। वो इकॉनमी जो कि 6% पर ग्रो कर रही थी, वो एकदम से धड़ाम से जीरो पे आ गई है। ऐसी हाल मची, एक ऐसी क़यामत सुगरा का माहौल पैदा हो गया कि लोग कानों को हाथ लगाते नजर आए। फिर हम लोग कहते हैं कि मुल्क में माशाअल्लाह क्यों लग जाता है। हालांकि जब भी जमहूरियत आती है और जब भी हमें मौका मिलता है कि हम सिविलियंस जो हैं वो अपने तौर पर हुकूमत चला सकें और ख़ुद फैसले करें, हम ऐसी धमा चौकड़ी मचाते हैं, इस किस्म के हम फसाद बर्पा करते हैं कि ख़ुद हम एक दूसरे को कहते पाए जाते हैं कि यार अब तो फ़ौज ही आ जाए तो अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर हर 10 साल के बाद फ़ौज आती रही है और इस वजह से उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर सका कि इसके 76 बरसों में से आधा वक्त तक तो मुल्क के अंदर फ़ौज रही है, माशाल्लाह रहा है। लेकिन हमने कभी इस पर गौर नहीं किया है। ताहम अब जब ये सारे मामलात शुरू हुए हैं जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक हुकूमत बनी है और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ कभी दाएँ, कभी बाएँ, कभी ऊपर, कभी नीचे, मुख्तलिफ़ जगहों से एक अजीब किस्म की साजिशी माहौल बन जाता है और हत्ता कि अब तो जुडिशरी जो है वो भी उसका हिस्सा बनी नज़र आती है। तो फिर उसके बाद जो लोग हैं वो बजाय इसके कि वो आसानी फील करें, उनके मसाइल हल हों, वो भी तंग आकर कहते हैं कि भाई इससे बेहतर तो है फ़ौज आ जाए तो अच्छा है। तो ये जो एक सूरत हाल है, इसका थोड़ा सा तज्ज़िया करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यानी 2008 से लेकर 2024 आ गया है, तो पिछले 3 हुकूमतें तसलसल के साथ जमहूरी हुकूमतें रहीं। ऐसा नहीं हुआ है कि 10 साल के बाद माशाअल्लाह दोबारा आ गया है, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसके पास लोगों का वोट बैंक है, उसको ये मौका मिला है कि वो इक़्तिदार में आए और जमहूरियत को आगे बढ़ाए। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ हमें ये एहसास हो रहा है कि हम बहैसियत एक जमहूरी मुआशरे के नाकाम होते जा रहे हैं। जब हमने ये देखा कि पनामा का मुकदमा चला और उसके बाद जो मामलात बने, उसके बाद ये ख्याल था कि इमरान खान आएंगे और सूरत हाल बड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ना वो करप्ट हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, IMF के पास उन्होंने नहीं जाना है, यू टर्न वो कोई नहीं लेते हैं, वो किसी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, किसी सियासी खानवादे से उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो इंतहाई सादा हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं, उनके अंदर ना कोई नबूद। लेकिन ये सारी की सारी बातें उनके आने के बाद झूठ और गलत साबित हुई। वो इकॉनमी जो कि 6% पर ग्रो कर रही थी, वो एकदम से धड़ाम से ज़ीरो पे आ गई। लोकस अटैक हो गया, कोरोना वायरस आ गया, इस मुल्क के अंदर लोग आना जाना बंद हो गए और एक ऐसी हाल मची, एक ऐसी क़यामत सुगरा का माहौल पैदा हो गया कि लोग कानों को हाथ लगाते नजर आए। लेकिन फिर जब उनके ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद पेश हुई तो वही हीरो बन गए दोबारा से। क्यों कि हम तो मज़लूम के साथ होते हैं, हम किसी के ऊपर जुल्म होता नहीं देख सकते। और तब से लेके अब तक इसके बावजूद कि जमहूरियत के तहत अगले इंतखाबात हो गए, नई हुकूमत बन गई, अब जब सियासी तौर पर लोग PTI के साथ नहीं खड़े हैं उस तरह से कि एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 9 मई के बाद से लोगों के अंदर खौफ है, लोगों के अंदर एक तशवीश है कि अगर वो निकले और कहीं जगह नज़र आए पॉलिटिकली वो चार्ज नज़र आए तो उनको पकड़ा जा सकता है, उनके ख़िलाफ़ एक लंबी कैद उनको हो सकती है। लेकिन जब लोग नहीं निकले तो ऐसा लगता है कि अदलिया ने निकलने का इरादा कर लिया है। जो ख़त लिखा गया है उसके अंदर जो रहनुमाई मांगी गई है, वो रहनुमाई तो पहले से मौजूद थी। 6 जजों को तो पहले से पता था कि अगर कोई उन्हें इस तरह से आके मुदाखलत करता है, उन्हें इस तरह से तंग करता है, तो उसके ख़िलाफ़ वो एक्शन ले सकते हैं, तौहीन अदालत का नोटिस भेज सकते हैं, उन्हें जेल भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसके बरक्स बड़ी खामोशी के साथ कोशिश की जाती रही कि जनाब इस मामले को सुधारा जाए। कभी साबिक़ चीफ जस्टिस बंदयाल की बात हुई, कभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हुई और फिर अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास मामला आ गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मामले को संभालने के लिए, इस मामले को सुलझाने के लिए जब ये कहा कि भी पहले जो इल्ज़ामात लगे हैं उनकी तहकीक कर ली जाए और एक इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनकी तहकीकी अदारा नहीं बन सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं खोल सकती है।
वो शहादतें कलम बंद नहीं कर सकती है। तो लेकिन जब वो इंक्वायरी कमीशन बना तो पहले तो बड़ी खुशी खुशी जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने उसको कबूल किया, लेकिन 2 दिन के अंदर उनके ऊपर इतना प्रेशर बना कि वो भी भाग गए। और अब मामला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है, जिसने आज खुद नोटिस ले लिया और कल से उसकी समाअत का आगाज़ हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि वहाँ पर पता नहीं क्या होगा, कि वहाँ पर ISI के चीफ को बुला लिया जाएगा, वहाँ जज एक तरफ खड़े होंगे, वो दूसरी तरफ खड़े होंगे और वो सवाल जवाब हो रहा होगा। जजेस जो हैं वो कैमरे निकाल दिखाएंगे और जो ISI चीफ हैं उसका इनकार करेंगे। भाई ऐसे नहीं होता है। बात ये है कि एक सोसाइटी के अंदर अगर हम सब कुछ चीज़ें इस बात पर छोड़ दें कि जनाब जो कुछ सिविलियन लीडरशिप चाहती है वो करेगी, तो हमने तो ये देखा कि सिविलियन लीडरशिप ने 1971 में पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया और वो उस वक्त के गवर्नर जनरल जो बाद में बने गुलाम मुस्तफा खान, वो तो इंडियन टैंकों पे बैठ के आने की बात करते थे पाकिस्तान। और यहाँ बलूचिस्तान में आपने हालात देखे हैं, एक कुलभूषण यादव ने पूरे बलूचिस्तान के अंदर नेटवर्क बनाया हुआ था। इससे पहले हम अल्ताफ़ हुसैन को देख चुके हैं, जो कभी कायदाबाद बनाना चाहते थे और कभी कराची को लहदा कर सिंगापुर बनाना चाह रहे थे और जनापुर के नक्शे वहाँ से बरामद हो रहे थे। फिर हमने सिंधु देश के नारे लगते देखे, फिर हमने कहा कि हमें तो पंजाब के टुकड़े करके दिए जाएं, फिर उधर खैबर पख्तूनख्वा में बातें होती हैं कि अफ़गानिस्तान का हिस्सा हमें होना चाहिए, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। तो क्या इस आलम के अंदर लोगों को ऐसे शुतरे बेमुहार छोड़ दिया जाए? क्या पाकिस्तान जिसके एक नज़रियाती असास है, जिसको एक दुनिया में सिर्फ 2 ऐसी कौमें हैं जो नज़रियाती बुनियाद पर वारजे वजूद में आई, एक पाकिस्तान और दूसरा इजराइल। तो पाकिस्तान जिसका एक नज़रियाती असास है, जो महज कोई तजर्बे के लिए नहीं बन गया या अचानक ज़हूर पज़ीर नहीं हुआ, 10 लाख लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लोगों ने अपनी जायदादें छोड़ी, लोग हिजरत करके इस मुल्क में इस उम्मीद से आए कि यहाँ पर इस्लाम जो है वो सही मानों में उन्हें मिलेगा। हम इस्लाम में कोई नाफिज कर सके, हम मुसलमान की तारीफ़ पर मुतहद नहीं हो सकते। हमने एक दूसरे के गले काटे, दहशतगर्दी की है और फिर हम कहते हैं कि जनाब जमहूरियत बड़ी है। भाई जमहूरियत अहम है, जो कुछ अदलिया, जो कुछ जजों के, अब इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फ़ौज का नाम तो नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट में अदलिया भी है, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 77 का इलेक्शन हुआ तो यही सियासी जमातें, यही 9 सितारे मिलकर फ़ौज को आवाज़ें दे रहे, कहते थे आप आ जाएँ और आपके आने के बगैर काम नहीं सुधरेगा। क्यों? कि भुट्टो उस वक्त इतना पॉपुलर था कि ये 9 जमातें मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। और फिर उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जब आना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो अयूब खान को हमने कुत्ता कर दिया और उसके जाने के बाद फिर हमारे ट्रकों पर लिखा नज़र आता था, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो ये जो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, वो ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी वाला मामला जो बना हुआ है, उसके अंदर ये 6 जजों ने जो कुछ किया है, क्या उनका मकसद मुदाखलत को ख़त्म करना है? मुदाखलत को ख़त्म करना है तो वो जिनकी बाकियात हैं, वो जिनके सिफारिश पर जज लगे, क्योंकि उसके कोई इम्तहान तो होता नहीं, वो तो पसंद की बात है, वो तो बार एसोसिएशन के ओहदेदारों को बन जाना होता है, बड़े वकीलों के बेटों को बन जाना होता है, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी गवर्नर की सिफारिश पे लग जाना होता है। तो ये आप जिस तरह से आए हुए हैं उसके बाद आप कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे, मुदाखलत नहीं होगी तो क्या होगा? क्योंकि आप खुद किसी मेरिट की बुनियाद पर नहीं आए, आप खुद अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ की बुनियाद पर आए हुए। हम जस्टिस ख्वाजा शरीफ को उठाएं, जस्टिस आप नाम लेते चले जाए, आप क्या नाम लेते, यानी कि इस किस्म के लोग आए हैं, जज बन के दोबारा उनको कंफर्म नहीं किया गया, इस किस्म के भी लोग आए। तो ये जो सारे सिस्टम का सारा आवा बिगड़ा हुआ है, ये उसका शाखसाना है और उसमें हमें जो सूट करता है, हम ये देखे बगैर कि क्या मुल्क को भी वो सूट करता है या नहीं, हम वो करते जाते हैं और फिर बिल आखिर तंग आमद जंग आमद के मिस्दाक हम वो आखिर में कहते हैं कि हम डंडे की कौम हैं, हम डंडे से की कौम। तो खुदारा होश के नाखून दीजिए, इस मुल्क को चलने दीजिए और कोई कायदा कानून के मुताबिक चलने। थैंक यू।